हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने एल्कीन्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, बट इस साल के सिलेबस के अंदर ये जो प्रिपरेशन था ये भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, हमने बात करनी है द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथीन। तो पहले हम इसके पूरे जो हमारे पास अपरेटस है उसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं। ये है बेटा मेरा सारा अपरेटस। अगर आप इस अपरेटस में देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली बात तो इसमें इथाइल अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस अपरेटस के अंदर जब हम इथाइल अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो एक पार्ट जो एक पार्ट है वो आपका होना चाहिए इथाइल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का, ई नहीं आएगा यहाँ पे, दैट इज अल्कोहल का, ठीक है। और दो पार्ट जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, दैट इज SO4 का, ठीक है। तो इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि वहां पर ऊपर जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वहां पे इथाइल अल्कोहल है, इनके एक फिक्स रेशो के फॉर्म में हम इसको रखते हैं, जिसमें एक पार्ट आपका हो गया इथाइल अल्कोहल का और दो पार्ट जो है वो होता है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम यहाँ से उसको हीट कर रहे हैं। अब हम इसको धीरे धीरे हीटअप करना शुरू करते हैं और उसके टेम्परेचर को लेके जाते हैं 170 डिग्री सेल्सियस तक। अब ऐसा करने से हमारे पास जो इथीन गैस है, दैट इज इथीन जो गैस है वो हमारी यहाँ से इवॉल्व होती है और इस ट्यूब के थ्रू मैं उसको इस कॉनिकल फ्लास्क में लेके जाता हूँ जिसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से रखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इस गैस के अंदर अगर हमारे पास कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, प्लस नहीं कर रहा मैं, ऐड लिख देता हूँ, थोड़ा आपको नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी दोनों ही ऐड क्यों कर रहे हो, तो मैं लिख देता हूँ एंड SO2, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि इस गैस के अंदर अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये जो NaOH है ये इसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और ये इम्प्योरिटी हमें मिलती ही क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसकी ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये जो इम्प्योरिटीज है उनमें ऐड हो जाती है। क्लियर? उसके बाद अब साफ सुथरी जो हमारे पास इथीन है उसको हम क्या कर देते हैं, हम पास कर देते हैं उसको अपने इस नहीं, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं विद द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। लेकिन इसमें भी एक खास बात है और वो खास बात यह है कि इसके अंदर हमारा एल्युमिनियम सल्फेट डाला जाता है। भाई क्यों एल्युमिनियम सल्फेट हम डालते हैं? ताकि जो फ्रोथिंग है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है, जो फ्रोथिंग जो है वो हमारी अवॉइड हो सके। सो टू अवॉइड फ्रोथिंग हम इसके अंदर एल्युमिनियम जो सल्फेट है उसको डाल देते हैं, ठीक है, तो झाग बन जाएगी ऊपर, एंड वी डोंट वांट दैट। तो ये जो सारा प्रोसेस अभी आपको मैंने बताया है, इसी तरीके से हम अपने जो इथीन गैस है इसको आराम से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट कर लेते हैं। अब मन में फिर भी आता है वो यार डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, आपको भी पता है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से जब हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं तो दो चीज़ें होती है, पहली बात वो तो उसमें सोल्यूबल नहीं होगा या बहुत ही कम सोल्यूबल होता है, दूसरा लाइटर होता है हवा से, ठीक है, और इनफ्लेमेबल भी है ये गैस आपकी। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं एक बार फिर से फटाफट आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो मेरे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क था, उसके अंदर मैंने इथाइल अल्कोहल को डाला और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक जो एसिड है ऊपर से डालने लग गया। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि एक पार्ट आपका इथाइल अल्कोहल का और दो पार्ट जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। इसमें से जो इथीन गैस है वो बनेगी, उस इथीन गैस को हम नेक्स्ट कॉनिकल फ्लास्क में भेजेंगे जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब उसमें सोल्यूशन होगा। वो क्या करेगा कि अगर उसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड अगर है मेरे पास तो उसको एब्जॉर्ब करने के काम आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए पास भी कर जाए तो फ्रोथिंग ना हो, तो फ्रोथिंग से बचाने के लिए हम यहाँ पर जब पानी के अंदर ही थोड़ा सा एल्युमिनियम सल्फेट को डाल देते हैं और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम अपने इथीन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी किस तरीके से सारा कुछ टेक प्लेस करते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके रिएक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। सो देखिए बेटा, अब हमने बात करनी है इसके
रिएक्शन की, देखिए रिएक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या है, एक तो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3CH2OH, तो ये हो गया मेरे पास इथेनॉल। इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ हमने रिएक्ट करवाया। मैं इसको दो प्रोसेस से बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से सब कुछ एक्चुअली में टेक प्लेस करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से यहाँ से क्या होगा, ऑब्वियस है कि दो चीज़ें होंगी, एक बनेगा H और एक बनेगा HSO4। ये जो H है इस OH से मिलके बना देगा H2O, पहले तो ये बना दिया, और ये जो HSO4 है ये मेरा इससे के साथ मिल जाएगा, मतलब ये बन जाएगा CH3CH2, देन उसके बाद आएगा HSO4, ठीक है। इसका नाम भी है क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, तो ये बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। कहानी यही नहीं रुकती, यही जो हाइड्रोजन हमारे पास, जो मेरे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, थोड़े और मेरे सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर ठीक है, टेम्परेचर क्या था 170 डिग्री सेल्सियस का था, उस टेम्परेचर के अंदर ये मेरा इथीन, दैट इज C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इथीन बन गया, और साथ में ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक्चुअलिटी में टेक प्लेस करता है, तो उसको मैंने प्रॉपर्ली तोड़ के आपको दिखा दिया किस तरीके से होता है। नहीं तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो यार कि C2H5OH है, ठीक है, ये मेरा इथाइल ग्लिकोल हो गया, इसके अंदर आप कर दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात, टेम्परेचर 170 डिग्री मैंने बता दिया आपको, ऐसा करके सीधा प्रोड्यूस कर दो बेटा C2H4 प्लस H2O, तो ये सारा कुछ जो है फाइनली आपका प्रोड्यूस होता है। अब ये मत कहना सर ये H2SO4 कहाँ चला गया, भाई ये इसी सोल्यूशन का पार्ट है। अगर आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो H2SO4 दो लेफ्ट एंड राइट से कट जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इथीन और H2O ये हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर लेके, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा, गुड। चलिए अब मैं आपको इसके कलेक्शन के बारे में फिर से बता देता हूँ, हम इसको कलेक्ट कैसे करते हैं। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बेटा, पहली बात तो यार इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, इस मेथड से हम इसको कलेक्ट करते हैं। इसकी दो खास बातें, नंबर 1, पहली बात इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस, गैस, पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पानी में इनसॉल्युबल है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बस इसी चलते हम उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट विद वाटर करते हैं। अब एक बात और बताता हूँ, इथीन को आप चाहें तो एक और तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, आपने क्या करना है, इथेनॉल के वेपर्स लेने हैं, ठीक है, क्या लेना है, इथेनॉल के वेपर्स ये लेने, और इन वेपर्स को आप एक ऐसे ट्यूब में से पास करेंगे जिस ट्यूब के अंदर एल्यूमिना, एल्यूमिना का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3, वो रखा हो, और उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग होना चाहिए आपका 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ बेटा, ये मेरा बनता है C2H5OH, तो ये मेरे पास आ गया, हाँ। तो बस उसके बाद मेरा क्या बनता है C2H4, ये तो बनेगा, प्लस मेरा H2O जो कि मेरा पानी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक अलग मेथड है जिस मेथड से हम चाहें तो अपना जो इथीन है उसको आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो पार्ट है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लेबोरेटरी प्रिपरेशन से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके अलावा एक और मेथड है जिस मेथड से मैं फर्दर अगर चाहूँ तो इथीन को कलेक्ट कर सकता हूँ, उसको कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा, वो चीज़ इसको बोलते हैं
डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब क्या, इसमें से हाइड्रोजन भी जाएगा और हैलोजन ग्रुप भी जाएगा। मतलब क्या है आपका, मैं सिंपल से बताता हूँ। मेरा अगर मेरे पास कोई भी इथाइल हैलाइड या जिसको हेलो इथेन हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल हैलाइड। अब हैलाइड का मतलब होता है, इसके साथ आप क्लोरीन लगा सकते हो, इथाइल के साथ ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आप चाहें तो इसके साथ आयोडीन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इथाइल हैलाइड को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, किसके साथ, अल्कोहलिक, ठीक है, हॉट कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। ठीक है, अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को मेरा जो इथीन है वो मिल जाएगा। ठीक है, साथ में पोटेशियम हैलाइड बनेगा, पानी भी बनेगा, ये तो सब बनेगा ही बनेगा आपके पास। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। बाकी मेन तो देखो रिएक्शंस होती हैं, बताता हूँ आपको कैसे। जैसे सबसे पहले इथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, C2H5Cl, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने उसको KOH के साथ रिएक्ट करवाया। अब ये याद रखें कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे। ये हो गया अल्कोहलिक, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए आपका KOH। ठीक है, बस जी। और इस केस में आपका बन जाएगा C2H4 प्लस KCl प्लस H2। एक बार समझने की कोशिश करें बेटा प्लीज़। अगर हम देखा होगा कि K ने किया क्या, K जब टूटा, K ने यहाँ से Cl को तो लिया ही लिया, तो मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन गया ही गया, पर साथ ही साथ इसका एक हाइड्रोजन कम भी कर दिया, तो वो हो गया डी हाइड्रो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकल गया, हेलोजिनेशन मतलब उसमें जो हेलाइड था, हेलाइड ग्रुप मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो भी निकाल दिया। तो डी मतलब होता है निकालना, तोड़ना। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, C2H5Br प्लस KOH। यही सेम चीज़ कि मेरे पास अल्कोहलिक होना चाहिए, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ये तो वही रहेगा। बस जी, ये बन जाएगा बेटा फिर से C2H4 प्लस यहाँ पे KBr प्लस H2। बैलेंस्ड है सारे के सारे, क्योंकि तोड़कर आपस में जोड़े ही हैं, कुछ नया नहीं बन रहा हमारे पास। ठीक है, एंड तीसरे नंबर पे अगर C2H5 आयोडीन, आयोडीन वाला यूज़ कर लेते हैं, प्लस फिर से KOH, फिर से आ जाएगा अल्कोहलिक, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो बस इस C2H4 फिर से प्लस हमारे पास बन जाएगा KI प्लस H2। तो लीजिए, तो इस तरीके से भी आप चाहें तो अपने इथीन को आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सारी प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि लैब के अंदर किस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने इथीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में कुछ और मेथड्स के बारे में भी हमने जाना। और आई होप आपको ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।